द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपको विरासत में एक बहुत ही शानदार पुरानी हवेली मिली है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना? इसकी वास्तुकला बेहतरीन है और इसकी नींव इतनी मजबूत है कि इसने सदियों के तूफान झेले हैं। लेकिन जब आप असल में उस हवेली में रहने जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इसकी दीवारें इतनी संकरी हैं कि आप वहां खुलकर सांस ही नहीं ले सकते। जी। इसके कमरों का डिजाइन आपके रहन सहन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल है, क्या आप उस मजबूत हवेली को पूरी तरह से गिरा देंगे या फिर आप उसी मजबूत नींव का इस्तेमाल करके उसके भीतर के कमरों को मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से डिजाइन करेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी उपमा है, लेकिन क्या हो अगर वो हवेली सिर्फ संकरी ही ना हो, बल्कि वो इस तरह से बनाई गई हो कि उसमें आपके लिए कोई दरवाजा ही ना हो? दिलचस्प है। क्या हो अगर वो वास्तुकला ही आपको ये बताने के लिए डिजाइन की गई हो कि आप उस घर के मालिक नहीं हैं, बल्कि केवल एक मेहमान या सेवक है? और ठीक यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा के एकदम केंद्र में है। आज हम एक वैश्विक गोलमेज सम्मेलन के रूप में एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं। ये चर्चा विशेष रूप से उत्तर औपनिवेशिक यानी पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में रह रहे उन मदरसा या सेमिनारी छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए है जो हर दिन इस बात से जूझते हैं कि वो अपनी संस्कृति और अपने धर्मशास्त्र को एक साथ कैसे जिएं। बिल्कुल। तो हमारा आज का केंद्रीय प्रश्न ये है, क्या वेस्लियन क्वाड्रिलेटरल यानी धर्मशास्त्र को समझने का वो 4 आयामी ज्यामितीय मॉडल जो धर्मग्रंथ, परंपरा, तर्क और अनुभव पर टिका है, क्या वो आज के दौर में एक औपनिवेशिक बदलाव की मांग करता है? क्या हमें इस कठोर ज्यामितीय ढांचे की जगह एक तरल, संगीतमय क्वार्टेट मतलब एक चौकड़ी को अपनाना चाहिए? और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ शब्दों का कोई हेर-फेर नहीं है। हम यहाँ सीधे तौर पर औपनिवेशिक विलोपन या कॉलोनियल इरेजर की बात कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि यह मौजूदा ज्यामितीय मॉडल हमारी आवाज़ों और हमारे इतिहास को दबाता है। पश्चिमी पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के लिए हमें उस कठोर ढांचे से बाहर निकलकर एक ऐसे संगीतमय क्वार्टेट की ओर जाना ही होगा जो विविधता को सिर्फ बर्दाश्त न करे बल्कि उसे अपनी धुन का हिस्सा बनाए। देखिए, मैं आपके इस रुख को पूरे सम्मान के साथ चुनौती देना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि एल्बर्ट आउटलर ने जब इस क्वाड्रिलैटरल मॉडल को बनाया था तो उनका मकसद किसी को बांधना नहीं था, बल्कि यह ढांचा धर्मशास्त्र को किसी एक अतिवादी विचारधारा से बचाने के लिए बनाया गया था। मतलब ये आपको कट्टरवाद से बचाता है, ये आपको केवल खोखले तर्कवाद से बचाता है। लेकिन क्या ये सच में समावेशी है? मैं बताता हूँ कैसे। एक सेमिनरी छात्र के लिए जो आज एशिया या अफ्रीका में बैठकर पढ़ रहा है, ये कोई पश्चिमी बेड़ी नहीं है। ये वेस्लियन क्वाड्रिलैटरल वास्तव में भार वहन करने वाले पिलर्स यानी लोड बेयरिंग पिलर्स की तरह है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो छात्र को अपने स्थानीय अनुभवों और तर्कों को धर्म ग्रंथों के साथ जोड़ने की पूरी आज़ादी देता है। क्या उस ब्लूप्रिंट को नकार देने से हम उस चीज को ही नहीं खो देंगे जो हमारे धर्मशास्त्र को एक आकार देती है? मुझे आपकी ये लोड बियरिंग पिलर्स और ब्लूप्रिंट वाली बात बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन समस्या उन पिलर्स के काम करने के तरीके में है। अच्छा जी, जब हम कहते हैं कि ये ढांचा मजबूत है तो हमें 1 मिनट रुककर ये पूछना चाहिए कि ये किसके लिए मजबूत है और ये किस कीमत पर आता है। समाजशास्त्र में एक बहुत गहरी अवधारणा है, सत्ता की औपनिवेशिकता या कॉलोनियलिटी ऑफ पावर। जी, मैं वाकिफ हूँ। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सत्ता केवल जमीन पर कब्जा नहीं करती, वो ये भी तय करती है कि सही ज्ञान क्या है। 1 मिनट, लेकिन क्वाड्रिलेटरल किसी ज्ञान को खारिज कैसे करता है? वो तो खुद 4 अलग-अलग स्रोतों से ज्ञान लेने की बात करता है ना? वो खारिज इस तरह करता है कि उन 4 स्रोतों की परिभाषा क्या होगी ये पहले ही तय कर दिया गया है। जरा परंपरा यानी ट्रेडिशन के उस पिलर को ही देख लीजिए। एक भारतीय या अफ्रीकी सेमिनरी में बैठे छात्र के लिए परंपरा का क्या अर्थ रह जाता है जब उसे बताया जाता है कि वैध परंपरा तो केवल एंग्लिकन इतिहास या ग्रीक चर्च फादर से ही आती है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। उस छात्र के अपने पूर्वजों के मौखिक इतिहास का क्या, उनके आध्यात्मिक गीतों या उनके ज्ञान का क्या?
औपनिवेशिक काल में पश्चिमी मिशनरियों ने सोला स्क्रिप्टूरा यानी केवल धर्म ग्रंथ के सिद्धांत का इस्तेमाल करके स्थानीय ज्ञान को अंधविश्वास या अमान्य घोषित कर दिया था। जब आपका ब्लूप्रिंट ये तय कर दे कि परंपरा के कमरे में केवल पश्चिमी इतिहास ही गिना जाएगा, तो वो छात्र उस घर में कभी अपनापन महसूस कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक कमी नहीं है, ये एक तंत्र है जो गैर पश्चिमी पहचान को मिटाता है, और यही औपनिवेशिक विलोपन है। देखिए, मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और ये सच है कि ऐतिहासिक रूप से परंपरा की व्याख्या काफी संकीर्ण रही है। लेकिन मैं आपको यहीं रोकूंगा। आप ढांचे के दुरुपयोग को ढांचे की खराबी बता रही हैं। लेकिन दुरुपयोग ढांचे के प्रकृति से ही तो पैदा होता है। नहीं, सोचिए, अगर एक घर में किसी खास रंग के लोगों को घुसने नहीं दिया गया, तो आप दरवाजे खोलने की वकालत करेंगी या पूरे घर को बारूद से उड़ाने की? क्वाड्रिलैटरल अपने आप में ये नहीं कहता कि केवल यूरोपीय परंपरा ही वैध है। ये सिर्फ इतना कहता है कि हम शून्य से शुरुआत नहीं कर सकते। हमें पिछले लोगों के ज्ञान की जरूरत है। लेकिन क्या वो ढांचा वास्तव में हमें अपने लोगों का ज्ञान लाने देता है? बिल्कुल लाने देता है, और यहीं पर हमारा तीसरा तत्व, तर्क यानी रीजन, काम आता है। क्या तर्क का काम ही ये नहीं है कि वो परंपरा की उन कमियों को सुधारे? पश्चिमी मिशनरियों ने जो गलतियां की, आज का एक अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी छात्र उसी तर्क का इस्तेमाल करके उन्हें चुनौती दे सकता है। जी, लेकिन तर्क वो हथियार है जो आस्था को अंधविश्वास से और धर्म को शोषण से बचाता है। मतलब एक मजबूत तार्किक ढांचा ही वो उपकरण है जो वैश्विक छात्रों को औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों को काटने की शक्ति देता है। अगर आप तर्क के इस ढांचे को हटा देंगी, जिसे आप बहुत कठोर कह रही हैं, तो विलियम अब्राहम जैसे विद्वानों की वो चेतावनी सच हो जाएगी। कौन सी चेतावनी? यही कि हम वैचारिक विस्मृति या डॉक्ट्रिनल एमनीशिया के शिकार हो जाएंगे। हमारे पास सही और गलत को मापने का कोई पैमाना ही नहीं बचेगा। आप जिस तर्क को एक सार्वभौमिक हथियार बता रहे हैं, असल में वही वो पैमाना है जिसने हमें हमेशा हाशिए पर ढकेला है। मैं इसे थोड़ा और समझाती हूँ। आप कह रहे हैं कि तर्क से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी दार्शनिक ढांचा, विशेषकर कार्टेशियन दर्शन, कैसे काम करता है? रेने डेकार्टिस ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। जी, यह तो दर्शन का मूल आधार है, पश्चिमी दर्शन का। लेकिन वी औपनिवेशिक विद्वान बताते हैं कि इस सोच के पीछे की असली औपनिवेशिक मानसिकता थी, मैं जीतता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी ईगो कॉन्क्वेरो। अरे, मैं जीतता हूँ? क्या आप ये कह रही हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक तर्क अपने आप में एक हिंसक विचार है? यह तो मतलब बहुत बड़ा दावा है। देखिए, ये हिंसक इस अर्थ में है कि ये ज्ञान को कैसे बांटता है। पश्चिमी तर्क आस्था और प्रकृति, शरीर और आत्मा, विज्ञान और आध्यात्मिकता को अलग अलग डिब्बों में बांट देता है। औपनिवेशिक दौर में इसी तर्क का इस्तेमाल ये कहने के लिए किया गया कि गैर पश्चिमी लोग तर्कशील नहीं हैं, क्योंकि वे चीजों को अलग तरह से देखते थे। बिल्कुल, क्योंकि वे प्रकृति और आध्यात्मिकता को एक साथ देखते हैं, इसलिए उन पर शासन करना जायज ठहराया गया। आज जब हम बोवावेंचुरा डी सूसा सेंटोस की ज्ञान की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ऑफ नॉलेजेस की बात करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान संबंध परक होता है, रिलेशनल होता है। रिलेशनल। एक स्वदेशी छात्र के लिए तर्क का मतलब चीजों को विच्छेदित करना या डिसेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समुदाय, प्रकृति और ईश्वर एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आपका ज्यामितीय क्वाड्रिलेटरल इन ज्ञानों को एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ सांस नहीं लेने देता, वो इन्हें 4 अलग अलग कोनों में कैद कर देता है। देखिए, मैं ज्ञान की पारिस्थितिकी के विचार का बहुत सम्मान करता हूँ। यह सच है कि हमें ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गैर पश्चिमी होने के नाम पर किसी भी विचार या स्थानीय मान्यता को बिना आलोचनात्मक जांच के स्वीकार कर लिया जाए? आलोचनात्मक जांच से मुझे कोई परेशानी नहीं है। पश्चिमी तर्क, जिसे आप डिब्बों में बांटने वाला कह रही हैं, वास्तव में हमें स्पष्टता देता है। खैर, चलिए इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और क्वाड्रिलेटरल के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद आपकी इस पारिस्थितिकी के सबसे करीब है। मेरा मतलब है अनुभव या एक्सपीरियंस। हाँ, अनुभव पर बात करना बहुत जरूरी है। जब जॉन वेस्ले ने इस मॉडल में अनुभव को जोड़ा, तो ये उनके समय का सबसे बड़ा औपनिवेशिक कदम था। भले ही मतलब उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्ता को चर्च के बिशप से निकालकर एक आम इंसान के हाथों में दे दिया। जी,
उन्होंने कहा कि आपका अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागरण, ईश्वर के साथ आपका सीधा संवाद, वो भी धर्मशास्त्र का एक प्रामाणिक स्रोत है। एक सेमिनरी छात्र के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी सुदूर गांव में हो, उसका व्यक्तिगत अनुभव ये साबित करता है कि उसे ईश्वर को समझने के लिए किसी पश्चिमी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ये व्यक्तिपरक अनुभव ही तो वो दरवाजा है जहां से स्थानीय संस्कृति प्रवेश करती है। क्या आप इसे भी औपनिवेशिक कहेंगी? वेस्ले का अनुभव को जोड़ना ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इसे मैं बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक औपनिवेशिक संदर्भ में अनुभव का असली मतलब क्या होता है। आपने कहा व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागरण, और यही वो जाल है। जाल कैसे? पश्चिमी उदारवादी ढांचे ने अनुभव को केवल एक आंतरिक, मनोवैज्ञानिक और नितांत निजी चीज बना दिया है, जैसे बस आंखें बंद करके शांति महसूस करना। एक मिनट, तो क्या आध्यात्मिक शांति महसूस करना गलत है? लिबरेशन थियोलॉजन को पढ़िए, वे बहुत स्पष्ट रूप से समझाती हैं कि न्याय के बिना कोई भी आध्यात्मिक अनुभव केवल एक भ्रम है। जो छात्र आज हमें सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई छात्र भारत के किसी सुदूर गांव से आता है जिसने जीवन भर जातिगत भेदभाव का दंश झेला है, या कोई छात्र जो लैटिन अमेरिका में अत्यधिक गरीबी के बीच पला बढ़ा है। उसके लिए अनुभव केवल एक निजी प्रार्थना नहीं हो सकती। उसका अनुभव है उत्पीड़न का सामूहिक आघात, संसाधनों की चोरी का अनुभव और न्याय के लिए अपने समुदाय का सामूहिक संघर्ष। मैं समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि अनुभव केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि समुदाय का भी होता है। बिल्कुल, लेकिन ज्यामितीय मॉडल उस सामूहिक, राजनैतिक और संरचनात्मक यथार्थ को एक छोटे से व्यक्तिगत आध्यात्मिक डिब्बे में फिट करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें एक संगीतमय क्वार्टेट की जरूरत है। संगीत में अनुभव केवल एक एकल वाद्य यंत्र या सोलो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो अलग से बज रहा हो। यह पूरे समुदाय का एक संवेद स्वर होता है जो बाकी तीनों धर्मग्रंथ, परंपरा, तर्क के साथ एक निरंतर संवाद में रहता है। चलिए, अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। आपका वो संगीतमय क्वार्टेट का रूपक। हम ज्यामिति बनाम संगीत की बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बनाम जैज। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि संगीत का ये रूपक सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है और ये भावनाओं को बहुत गहराई से छूता है। लेकिन मैं इसके व्यवहारिक पहलू पर सवाल उठाना चाहता हूँ। एक सेमिनारी की कक्षा में जहाँ वास्तव में धर्मशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, क्या ये संगीत का रूपक टिक पाएगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये नहीं टिकेगा? अपनी संस्कृति और अनुभव के अनुसार अपनी धुन बजाने के लिए एकदम स्वतंत्र है तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। कैसा खतरा? मान लीजिए कि किसी का सामूहिक अनुभव या उसकी स्थानीय परंपरा धर्म ग्रंथ की मूल धुन के बिल्कुल विपरीत बजने लगे, जिसे अंग्रेजी में डिसोनेंस कहते हैं। यदि तर्क कुछ और कह रहा है और अनुभव पूरी तरह से किसी अलग दिशा में भाग रहा है तो क्या होगा? संगीत में भी अगर आप स्वरलिपि शीट म्यूजिक का पालन नहीं करते हैं तो कुछ देर बाद वो जैज नहीं रहता, वो महज शोर बन जाता है, केओस बन जाता है। क्या ये तरलता अंततः अराजकता में नहीं बदल जाएगी? हमें वो ज्यामितीय ढांचा इसलिए चाहिए ताकि वो एक सीमा तय कर सके। देखिए, आपकी ये चिंता बहुत वास्तविक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और वैश्विक लोक संगीत को देखने के हमारे नजरिए का अंतर सामने आता है। आपने स्वर लिपि यानी शीट म्यूजिक का जिक्र किया। जी, स्वर लिपि का विचार ही बहुत नियंत्रित करने वाला है कि कोई पहले से लिखकर गया है और आपको बस उसे दोहराना है। लेकिन जैज या स्वदेशी संगीत परंपराओं में धुनें एक दूसरे का जवाब देती हैं, कॉल एंड रिस्पॉन्स होता है। जब एक वाद्य यंत्र थोड़ा अलग स्वर निकालता है तो दूसरा उसे संभालता है। संगीत में क्वार्टेट का अर्थ अराजकता नहीं है, इसका अर्थ है भिन्नता के माध्यम से सामंजस्य, हार्मनी थ्रू डिफरेंस। लेकिन क्या बिना सीमाओं के वो सामंजस्य बन सकता है? ये सीमाएं अक्सर ज्ञान को रोकने के लिए बनाई गई थीं। औपनिवेशिक विचारक ग्लोरिया अंजाल्डुआ नेपंटला की अवधारणा देती हैं। नेपंटला का अर्थ है वो बीच की जगह, इन बिटवीन स्पेस, जहां आप न तो पूरी तरह से अपनी पुरानी दुनिया में होते हैं और न ही पूरी तरह से पश्चिमी सांचे में ढले होते हैं। यह एक परिवर्तनकारी जगह है जहां नई धुनें जन्म लेती हैं।
इसे ही एडवर्ड ग्लिसेंट सीमांत चिंतन या बॉर्डर थिंकिंग कहते हैं। दिलचस्प है। जब आप शोर से डरते हैं तो असल में आप उस निपांटला की रचनात्मकता से डर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेथोडिस्ट परंपरा में ये तरलता पहले कभी नहीं थी। एक मिनट, आप किस तरलता की बात कर रही हैं? 1980 के दशक में ब्राजील का उदाहरण लीजिए। ब्राजील के कुछ मेथोडिस्ट विचारकों ने महसूस किया कि अमेज़न के जंगलों और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए वे प्रकृति को धर्मशास्त्र से बाहर नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने मूल 4 तत्वों में सृष्टि यानी क्रिएशन को 5वें तत्व के रूप में जोड़ दिया और एक पेंटालेटरल बना दिया। अरे वाह, पेंटालेटरल। जी, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि ये मॉडल हमेशा से लचीला और एक संगीत की तरह रहा है, जिसे समय समय पर नई धुनों की जरूरत होती है। इसे 4 दीवारों की एक कठोर ज्यामिति में बांधना और ये सोचना कि इसके बाहर केवल अराजकता है, वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता का ही एक अवशेष है। मैं कहूंगा कि ब्राजीलियाई पेंटालेटरल का यह उदाहरण वाकई बहुत शक्तिशाली है। मैं मानता हूं कि अमेज़न के संदर्भ में सृष्टि को जोड़ना एक बहुत ही गहरी और जरूरी धर्मशास्त्रीय प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं यहां आपका ध्यान एक बुनियादी बात की ओर खींचना चाहूंगा। जब उन ब्राजीलियाई विचारकों ने सृष्टि को जोड़ा तो उन्होंने धर्मग्रंथ, परंपरा, तर्क और अनुभव को खारिज नहीं किया। जी, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने हवेली को बम से नहीं उड़ाया, उन्होंने उसी ब्लूप्रिंट का विस्तार करके एक नया कमरा बनाया। और सबसे अहम बात, धर्मग्रंथ अभी भी उस ढांचे के केंद्र में बना रहा। और मैं इस बात का पूरा सम्मान करती हूँ। हमारी बहस इस बात पर नहीं है कि इन तत्वों को पूरी तरह मिटा दिया जाए। बिल्कुल, और यही मेरा मुख्य तर्क है। मैं इस बात को पूरी तरह और बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि परंपरा और तर्क का ऐतिहासिक रूप से जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, उसमें बहुत गहरे औपनिवेशिक पूर्वाग्रह रहे हैं। हमें इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सेमिनरी की कक्षाओं में अफ्रीका के मौखिक इतिहास, लैटिन अमेरिका के संघर्षों और एशिया के स्वदेशी ज्ञान को भी वही अकादमिक सम्मान मिले जो सदियों से यूरोपीय लेखों को मिलता आ रहा है। लेकिन किसी भी इमारत के अंदर के माहौल को सुधारने के लिए उसकी नींव को कमजोर करना कोई समझदारी नहीं है। वेस्लियन पद्धति के मूल ढांचे की रक्षा करना आज भी उतना ही आवश्यक है, ताकि हम अपनी मूल वैचारिक पहचान से भटके बिना इस नए बहुलवाद का स्वागत कर सकें। और मैं भी यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिस क्वार्टेट की मैं बात कर रही हूँ वो भी अंततः उन्हीं 4 या अगर हम ब्राजील का उदाहरण लें तो शायद 5 मूल तत्वों पर ही निर्भर करता है। हमारी असहमति इस बात पर नहीं है कि वाद्य यंत्र कौन से हैं। हमारी असली असहमति इस बात पर है कि वे आपस में संवाद कैसे करते हैं। जी, ज्यामिति में रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वे सीमाएं तय करती हैं कि कौन अंदर है और कौन बाहर, जबकि संगीत में स्वर एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। वैश्विक सेमिनरी छात्रों के लिए वास्तविक औपनिवेशीकरण का मतलब ये नहीं है कि वे अचानक से पश्चिमी ज्ञान को पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि वे इन तत्वों के संवाद करने के तरीके में तरलता लाएं। जब तक हम ज्ञान को किसी पर अधिकार जताने या कब्जा करने के उपकरण के रूप में देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा धर्मशास्त्र औपनिवेशिक ही रहेगा, चाहे हम उसे कितना भी नया नाम क्यों ना दे दें। मतलब आज की इस बौद्धिक यात्रा से एक बात पूरी तरह स्पष्ट होकर उभरती है। चाहे हम वास्तुकला की उस स्पष्ट स्थिरता को प्राथमिकता दें जो हमें दिशाहीन होने से बचाती है, या हम संगीत की उस तरलता को चुनें जो हर नई आवाज को अपने भीतर समेट लेती है, ये चर्चा आज यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। ये तो महज एक शुरुआत है। बिल्कुल। जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, विशेष रूप से दुनिया भर के वैश्विक सेमिनारी संकाय और छात्र, ये आपके लिए खुला निमंत्रण है। आप अपने स्वयं के स्थानीय संदर्भों में इस ज्ञान की पारिस्थितिकी का पता कैसे लगाएंगे? आपके रोजमर्रा के अनुभव, आपकी जमीनी परंपराएं और आपके अपने तर्क इस व्यापक वैश्विक संवाद में क्या नया जोड़ सकते हैं? एकदम सही कहा आपने। अंततः सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि रूपक कौन सा जीतता है, ब्लूप्रिंट या संगीत। असली सवाल यह है कि हम एक ऐसे धर्मशास्त्र का निर्माण कैसे करते हैं जो लोगों को जीवन देता हो, जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता हो, न कि ऐसा धर्मशास्त्र जो उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दे। यह एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं।
अगली बार जब आप धर्मशास्त्र के उस ब्लूप्रिंट को देखें या अपनी कक्षा में वेस्लियन क्वाड्रिलेटरल पर चर्चा करें, तो बस एक पल के लिए ये सोचिएगा, क्या आप केवल उस ढांचे की दीवारें देख रहे हैं या आप उन दीवारों के भीतर अपने खुद के लोगों द्वारा बजाए जा रहे उस नए संगीत को भी सुन पा रहे हैं।